हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हेड के बारे में जिसका नाम है पीजीबीपी हेड। दैट मीन्स कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोफेशन से, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, आज हम हमारा 4th हेड करने वाले हैं। क्योंकि इससे सबसे पहला जो हेड था सैलरी हेड था, राइट। सैलरी हेड के अंदर हमने इसके बेसिक टर्म्स को समझा और साथ ही साथ जो इसका जो आपकी बुक के अंदर 6 चैप्टर हो गया, फिर मैं कहूँ कि 7 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर है सैलरी हेड के, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर बात की गई है सुपरएनुमेशन फंड्स के बारे में। पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई है, ठीक है, कंपल्सरी रिट्रीचमेंट हो गई है, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है, लीव इनकैशमेंट हो गई, इनके बारे में भी मैंने एक ही साथ पढ़ा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में कि कैसे किन किन टर्म्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन हेड। देन आज हमारा ये 3rd हेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4th हेड में कुछ एक पॉइंट थे जो कि हमारे पीजीबी में कवर होते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हमारे पीजीबीपी के वाले चैप्टर्स को, ठीक है। जैसे कि बाकी सभी बाकी सभी हेड के अंदर सेक्शंस दिए हुए थे, इसमें भी सेक्शंस दिए हुए हैं। आपका पीजीबीपी कंप्लीट आपका 28 से लेकर 45A तक के सारे सेक्शन किससे बिलोंग करते हैं? आपके पीजीबीपी से बिलोंग करते हैं। मीन्स कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी गेन हो रहा है आपके बिजनेस से या फिर आपके प्रोफेशन से। अब मीनिंग आ जाता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट और गेन का मतलब तो आपको पता ही है। बट यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर इसका प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि बिजनेस और प्रोफेशन में इन चीज़ों को मानेंगे। बट नॉर्मली जो हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्या है, बिजनेस का मतलब कि कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स कि हम कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मार्केट में सेल करने का काम कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस है। उससे आने वाली जो भी इनकम होने वाली, जो भी प्रॉफिट होने वाला है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है, राइट। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक स्किल होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होती है और उस नॉलेज के थ्रू हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विसेज के बदले हमें क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, इन सभी के बारे में बात की जाएगी। तो प्रोफेशन के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की रिगार्डिंग आप क्या करते हो, आप अपनी फैसिलिटीज देते हो, जिसके विद रिस्पेक्ट आपको क्या मिलता है, इनकम होती है और उसके ऊपर आप क्या कमाते हो और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। अब पीजीबीपी के अंदर ना सेक्शंस कंटेन किए गए हैं। मैंने आपको बताया सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44D तक यहाँ पर पीजीबीपी के अंदर के बारे में सारे के सारे एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्शन 28 किसके बारे में बताता है। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक इनकम के बारे में बताता है कि हाँ ये इनकम आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में मानी जाएगी। सेक्शन 29 ये बताता है कि हाँ कहाँ से क्या कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं। सेक्शन 31 आपका प्लांट एंड बिल्डिंग से रिगार्डिंग है, ठीक है, रेंटेड हाउस है, बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर ये लिए हुए हैं, उनके ऊपर डिडक्शंस लेने के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद आगे आ जाते हैं मीन्स कि सभी के सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्शंस इंपॉर्टेंस है ये कुछ ही ये सेक्शंस है, ठीक है। आई होप यहाँ पे 44D आएगा, राइट, 44D आएगा, ओके। सो इन सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि एग्जाम के अंदर थ्योरी के अंदर आता है आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है 4 नंबर में, राइट। और दूसरा आता है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जो कि आप इनके अपने पीजीबीपी के अंदर क्या है इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं सेक्शन 28 के बारे में इनकम टैक्स एक्ट के दौरान कि सेक्शन 28 क्या कहता है कि हम कौन कौन सी इनकम को एज अ पीजीबीपी इनकम मानेंगे, मीन्स की एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानेंगे। वो इनकम को हम देख लेते हैं सेक्शन 28 क्या कहते हैं, ठीक है। काफी सारी लंबी लिस्ट है, उसमें से जो आपको लिस्ट में दिए गए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्या सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी गेन हुआ, जो कि कहाँ से हो रहा है, आपके बिजनेस से हो रहा है या प्रोफेशन से हो रहा है। आपने एक बार अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, देन उसके बाद उससे जो भी कुछ जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे आएगा। या फिर आप कोई भी टैक्स पेयर एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स कि आपने मान लीजिए पूरे साल में आपने बिजनेस सेटअप किया, मान लीजिए 20 मार्च 2023 को, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, तो 10 दिन की इनकम भी आपकी क्या जनरेट होगी, आपकी पीजीबीपी के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट जाता है कोई भी आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है कि किसी के बदले कुछ चीजें मिलना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी कंपनी के साथ,
ठीक है, उसके खत्म करने से या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो भी किस में अंदर आएगी, वो आपकी पीजीबीपी के अंदर आएगी। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ठीक है, उसको खत्म करने से आपको ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट करने से आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रही है, मीन्स कि खत्म करने के आपको कोई ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ और आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो बेनिफिट आपका पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात याद रखनी है, दूसरी मेन बात क्या याद रखनी कि वो इंडियन कंपनी के साथ होना चाहिए, राइट। अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो उसकी इनकम पीजीबीपी के अंदर नहीं आएगी, राइट। ये बातें ध्यान रखनी है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एनी इनकम फ्रॉम अ ट्रेड प्रोफेशनल, ठीक है, और अ सिमिलर अलायंसेस फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर, या फिर कहते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस करने से आ रही है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग करने से आ रही है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने से हमें कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ये सभी इसके अंदर टैक्सेबल होने वाले हैं। ठीक है, फॉलोइंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, जब सरकार क्या कहती है कि जब आप कहीं विदेश से सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, विदेश से सामान मंगवाने का मतलब क्या है कि आपने किसी और कंट्री से क्या किया है, सामान को इंपोर्ट किया है। ऑब्वियस ही बात है, सामान को इंपोर्ट करेंगे तो बाहर किसी कंट्री को क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर सरकार ने क्या हुआ है कि आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस इशू किया है, एक स्पेसिफाइड लिमिट डिसाइड की गई है कि स्पेसिफाइड लिमिट तक आप क्या करोगे, अगर इंपोर्ट करोगे तो आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर सामान को बेचोगे, इंडिया के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। दैट्स अ रीजन कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर टैक्स फ्री का सिस्टम दिया गया है। अच्छा, इन केस मैंने कहा कि मेरे को तो सामान इंडिया से ही मिल जाता है, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस इंपोर्ट लाइसेंस जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ था, मैं इस लाइसेंस को मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये लाइसेंस मेरे पास था, मेरा कोई काम नहीं है, मेरे पास जितने भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं मेरे को इंडिया से ही अवेलेबल हो जाते हैं, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इस लाइसेंस का मेरे लिए तो यूज है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इस लाइसेंस को आपको सेल कर दिया, और उस सेल करने के बाद जो आप मुझे पैसा देंगे, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, जो इंपोर्ट लाइसेंस आपको मिला था आपने उसको सेल आउट कर दिया है, और उससे आने वाली इनकम कहाँ आएगी, प्रॉफिट, ये आपकी यहाँ पर आएगी, पीजीबीपी के अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी सैलरी मिल रही है, कोई भी बोनस मिल रहा है, कोई भी रेमोनेशन मिल रहा है, किसको किसको। अब देखो, सिंपल पर्सन है, कोई भी शॉपकीपर है, ध्यान से सुनना, कोई भी शॉपकीपर, उसकी खुद की दुकान है, वो उसका बिजनेस है भाई। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने अपना ऑफिस कर रखा, अपने स्किल के हिसाब, अपनी स्किल को यूज करके वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की आईटीआर फिल कर सकते हैं, उससे वो चार्ज करता है सर्विसेज के बदले पैसे। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म, समझ में आया, याद आया, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जो 1932 के एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट होती थी, है ना, वहां पर ये पूरी पार्टनरशिप फर्म है, और इस फर्म के अंदर काफी सारे मेंबर हैं। जब फर्म इनको क्या देगी, फर्म इनको इनकी सैलरी, इनको इंटरेस्ट, इनको बोनस, उनको कमीशन, उनको रेम्यूनरेशन जो भी देगी, वो इनका क्या रहने वाला है, आपकी पीजीबीपी की इनकम और एक्सपेंडिचर ही यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। तो कहने का मतलब, कोई भी अमाउंट रिसीव कौन कर रहा है, पार्टनर रिसीव कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम आ फर्म से। तो इस पार्टनर की जो इनकम होगी वो पीजीबीपी की इनकम ही कहलाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पार्टनरशिप फर्म की अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी इनकम कहाँ आती है, वो पीजीबीपी के अंदर आती है। पॉइंट बी नोटेड, ओके। नेक्स्ट जाता है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट whether the convertible into the money or not arising from the business or the exercise of the profession। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है ऐड करने जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ऐड की जाती है। ठीक है, उन्होंने ऐड की, मान लीजिए किसी भी ब्रांड का, ठीक है, किसी भी ब्रांड का किसी सेलिब्रिटी ने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद उसने कहा कि ये ऐड लगातार 5 साल तक इसके ब्रांड एम्बेसडर आप रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल धोनी लगा लीजिए, कोहली लगा लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटी लगा लीजिए। ठीक है, तो कंपनी वालों ने कहा कि 5 साल तक आप हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ठीक है, 5 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहने के लिए उन्होंने फीस चार्ज की। ठीक है, इस प्लेयर ने क्या की, फीस चार्ज की। तो फीस चार्ज की, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए चार्ज की। ठीक है, कोई भी लग्जरी गाड़ी की लगा लीजिए, ठीक है, फरारी के लगा लीजिए, या फिर मैं कहूँ
कोई भी कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो देखो इनके प्रोफेशन में आता है, ये इनकी इमेज है, ये इनके बिजनेस में है, ठीक है, ये टैक्सेबल हो गई पीजीबीपी के अंदर। साथ ही गाड़ी की कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी को पर्टिकुलर गिफ्ट कर दिया, किसको, इस पर्टिकुलर प्लेयर को, जो भी क्या कर रहा है ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो ये जो गिफ्ट मिला है ना, ये गिफ्ट भी क्या होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। इस गिफ्ट की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या होगी, उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। डिडक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 40B के अंदर डिसाइड होगी कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको मिलेगा। डिडक्शंस क्या होती है कि जितने भी आपने खर्चे किए ना, खर्चों में से माइनस कितने कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसिप्ट मिल रही है नॉन कम्पिटिंग द फीस। नॉन कम्पिटिंग द फीस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप कोई किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयर है और ये आप एम्प्लॉई है, आप इसके अंडर काम करते हैं। एम्प्लॉयर ने आपको स्पेसिफिक फीस दे दी कि आप केवल मेरे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। तो आपने एक मतलब कि बाहर कहीं और जाके अपनी टैलेंट नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से मेरी कंपनी के लिए कंपटीशन जनरेट हो। तो नॉन कंपीटिंग फीस का मतलब क्या है कि कंपटीशन बाहर जनरेट ना हो, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको एक हैवी अमाउंट उसको पे कर देता है। तो जो हैवी अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रही है ना, वो हैवी अमाउंट किस में कैलकुलेट होगी, पीजीबीपी के अंदर ही कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया समझ में। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि नॉन शेयरिंग ऑफ द नो हाउस, पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अदर कमर्शियल राइट्स। कहने का मतलब कि जो भी ये सभी चीजें मैंने आपको रीड आउट किया, मान लीजिए मेरा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसी कोई नॉलेज है या फिर ऐसी कोई प्रोसेस है जिसको यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, और मैंने उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक पर्सन को बताया और उसको फॉलो करके इसी ने बहुत अच्छे से जनरेट किया। तो इन्होंने इसको पैसे दिए, मीन्स कि मेरे को पैसे दिए, मैंने जो प्रोसेस तैयार की थी, इन्होंने मेरे को पैसे दिए कि ये प्रोसेस बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, आप और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स कि बाहर लीक हुई, ऑब्वियस सी बात है, कंपटीटर क्रिएट हो जाएंगे। तो उस कंपटीशन को क्रिएट ना ही होने दो, मीन्स कि आपको ये शेयर करने ही नहीं है। नॉट शेयरिंग देयर नो हाउ, जो भी आप जानते हो, सीक्रेट्स है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये बाहर शेयर नहीं करने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको क्या, मेरे को क्या की जाएगी, हैवी अमाउंट पे की जाएगी, जो कि मेरे बिजनेस प्रोफेशन के अंदर वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कोई भी आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो बात की जा रही है, ये आपको याद है हमने सैलरी वाले चैप्टर में भी किया था। अगर किसी एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनना ये बात, अगर किसी एम्प्लॉय को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉय को अमाउंट रिसीव हो रही है, तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। अगर वही अमाउंट किसी एम्प्लॉयर को रिसीव होती है तो वो पीजीबीपी के अंदर कैलकुलेट होती है। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हम आगे पढ़ेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंदर, मीन्स कि ना एम्प्लॉय क्या नहीं है, अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है, मान लीजिए इसकी डेथ हो गई है, कहीं और चला गया है, तो इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मीन्स कि जिसका इसने नाम लिखा हुआ कि मैं नहीं हूं तो मेरे अलावा मेरे फैमिली मेंबर को या फिर कोई इसी और को भी दे देना। जब उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा मिलेगा तो वो क्या टैक्सेबल होगा आपका अदर सोर्सेज हेड के अंदर। क्लियर है, की मैन पर्सन इंश्योरेंस का आ गया समझ में। अच्छा, नेक्स्ट जाता है अगर कोई इन्वेंट्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वापस कैपिटल एसेट्स के अंदर। आपको याद है आपको, हमने एक कैपिटल गेन हेड के अंदर पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन हेड की जो कैपिटल एसेट जो होती है उसको हम स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। याद है वो कंसेप्ट, याद है जिस दिन कन्वर्जन हुआ था उस दिन से लेकर आज तक का हम क्या कंसीडर करते थे, डेट ऑफ कन्वर्जन तक हम क्या करते थे कि कैपिटल गेन हेड के अंदर आएगा, उससे जो एक्सेस अमाउंट होती थी वो हमारा पीजीबीपी के अंदर आया था। देखो ये वाला पॉइंट था, कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड अंडर सेक्शन 45(2) के अंदर। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है कि अब इन्वेंट्री से किस में जा रही है, कैपिटल एसेट्स में जा रही है। अगर ऐसा है तो जिस दिन कन्वर्जन हुई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और वो मार्केट वैल्यू क्या होने वाली है आपकी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो सेक्शन 28 ये बताता है कि इनकम किस किस को मानेंगे, ठीक है। ये आपके लिए रेलिवेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, सेक्शन 28 को एक्सप्लेन कीजिए, राइट। अच्छा, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 कहता है कि जितनी भी अमाउंट जो भी आपने सेक्शन 28 के अंदर डिस्कस की,
ठीक है, द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन द सेक्शन 30 टू 43D तक। आई होप यहाँ पे 34 राइट, हाँ 34 आएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि सेक्शन 29 यही बताता है कि जो भी आपने इनकम को बताया 28 के अंदर एक्सप्लेन किया, उनको कंप्यूट कैसे किया जाएगा वो सेक्शन 30 से लेकर 44D तक बताया जा रहा है। बस ये बता रहा है कि यहाँ कंप्यूटेशन की क्राइटेरिया कंडीशंस यहाँ इन सेक्शन में दी गई है। अब आज बात कर लेते हैं सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30 स्पेशली फॉर द बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग दैट मीन्स आपकी बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, वो बिल्डिंग आपने हायर की हुई है, ठीक है, या फिर वो बिल्डिंग आपकी खुद की है, ऑन बिल्डिंग है। याद आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, मैं इसीलिए देखो बीजीबीपी मैंने सबसे लास्ट में कराया क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ चीजें जो पीछे हो चुके हैं ना उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने किया था अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर नहीं मानते, उसको हम पीजीबीपी के अंदर मानते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अगर कोई बिल्डिंग आपने या तो खुद की हो या फिर अपने किराए पर ले रखी हो, उसको लेने में, उसको मेंटेन करने में, उसमें काम करने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो डिडक्शंस आपको मिलेगी, आपको सेक्शन 30 के अंदर मिलेगी। क्लियर है। सेक्शन 30 किसके लिए है, आपको डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए, अलाउड करने के लिए। अगर आपने उधार पे मींस की रेंट पे, सॉरी उधार नहीं कहूंगी, किराए पर आपने बिल्डिंग ली है तो एसएससी क्लेम कर सकता है रेंट के एक्सपेंसेस को, रेंट जो भी करंट रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और म्युनिसिपल जो टैक्स है और इंश्योरेंस का जो खर्चा है। वैसे नॉर्मली ये खर्चे ऑनर करता है, बट इन केस अगर आपने किए हैं मीन्स कि टेनेंट ने, किराएदार ने किए हैं, तो किराएदार इन खर्चों को क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है एज पर द सेक्शन 30 के हिसाब से। अगर उसका ओनर क्या है, ओनर उस बिल्डिंग का वो खुद है, तो उसकी करंट जो रिपेयर है, टैक्सेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है और डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो ले सकता है। बट डेप्रिसिएशन के खर्चे के लिए आपको सेक्शन 32 पढ़ना पड़ेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 30 समझ में आएगा, जो कि स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए। सेक्शन 31 किसके लिए है, स्पेशली आपका प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए। ये पता है क्या कहता है कि इवन प्लांट एंड फर्नीचर फिटिंग की जितनी भी आपने खर्चा किया है, आपने चाहे उधार पे लिया है या आपका खुद का है, जो भी खर्चा आपका हो रहा है उन खर्चों को अलाउड किया जाता है आपके सेक्शन 31 के अंदर। रेंट पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर इफ यू टेक ऑन अ हायर शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37। इसको इन डेप्थ में डिस्कस किया जाएगा सेक्शन 37 के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे, मिस की एक्सप्लेन ऊपर ढांचा ये दे दिया 31 में पढ़ेंगे, बट एक्सप्लेनेशन 37 में दी हुई है। चलो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स